आज हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो है वेव नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की तरंग प्रकृति। ये क्या होता है पदार्थ की तरंग प्रकृति? तो पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, आप सुनिए गौर से उन्हें और उसको देखिए कि क्या हुआ और क्यों फिर ये सब कुछ बना, उस पर अभी आते हैं। पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। अभी तक हम लोगों ने एक चीज़ ये पढ़ी कि हमारा जो पूरा का पूरा नेचर है, जो पूरा यूनिवर्स है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हम पहले से बात कर रहे हैं मटेरियल और रेडिएशन, ठीक है। अब मटेरियल और रेडिएशन में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको किया हुआ था हॉलवेक्स और लेनार्ड ने। तो उससे पहले तक हम लोग क्या मान रहे थे कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में चलती है, और न सिर्फ ये मान रहे थे बल्कि लाइट की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनको हमने एक्सप्लेन भी किया उसके बेसिस पर, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन। और परावर्तन अपवर्तन तो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं लाइट की। व्यतिकरण और विवर्तन जैसे गुण जिसको इस दुनिया की कोई दूसरी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, उसको हमने वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके दिखाया लाइट के कैरेक्टर्स को। और इंटरफेरेंस और विवर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन दूसरी कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन उसके जस्ट बाद क्रांति के रूप में एक एक्सपेरिमेंट हुआ हमारी इस फिजिक्स के हिस्ट्री में, और वो एक्सपेरिमेंट हॉलवेक्स और लेनार्ड ने किया जिसने हमारी पढ़ाई की दिशा ही बदल दी। दिशा इस तरह से बदल दी कि हम मजबूर हो गए ये सोचने पर कि जो लाइट है वो वेव की फॉर्म में नहीं चलती बल्कि लाइट फोटोन की फॉर्म में चलती है, और फोटोन एक पार्टिकल है, अतः लाइट पार्टिकल की फॉर्म में चलती है, पदार्थ के रूप में चलती है, मटेरियल फॉर्म में चलती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अब देखिए आपको थोड़ा स्ट्रेंज लगेगा कि जो लाइट की प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि व्यतिकरण और विवर्तन, इनको बिना वेव थ्योरी का यूज किए हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आप सोचें कि वेव थ्योरी हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि लाइट वेव की फॉर्म में नहीं चलती, तो अगर आप वेव थ्योरी यूज नहीं करेंगे तो आप इंटरफियरेंस और डिफ्रैक्शन आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। और अगर आप ये सोचते हैं कि अगर वो नहीं कर सकते तो ठीक है हम वेव फॉर्म ही मानेंगे, हम पार्टिकल फॉर्म नहीं मानेंगे, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पार्टिकल फॉर्म नहीं मानेंगे, उसका फोटोन फॉर्म नहीं मानेंगे, तो आप प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि लाइट में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और लाइट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए वेव थ्योरी यूज करते हैं और कुछ को एक्सप्लेन करने के लिए फोटोन थ्योरी यूज करते हैं, पार्टिकल नेचर मानते हैं लाइट का। तो फिर सही कौन सी थ्योरी है? अब बात जब यहां पर आती है कि किसी भी एक थ्योरी को अगर हम मानते हैं और दूसरी थ्योरी को हम डिनाई कर देते हैं, इनकार ही कर देते हैं बिल्कुल, तो लाइट के सारे गुणों को हम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, हम सारे गुणों की व्याख्या कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब हमारे आगे मजबूरी थी, हमको ये मानना पड़ा कि जो लाइट है वो वेव फॉर्म में भी चलती है, तरंग रूप में भी चलता है और पार्टिकल फॉर्म में भी चलता है। हमारे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो फाइनली हमको अभी ये मानना ही पड़ गया कि जो प्रकाश है, जो रेडिएशन है, जो एनर्जी है, उसके कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक रूप कौन सा? तरंग रूप, और दूसरा कण वाला। बात समझ में आई? और ये मानकर ही हम लाइट के सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, मानने लगे अब हम कि अब आप क्या मानने लगे, समझ में आया कुछ आपको? तो आगे से क्या हमको समझते रहना है, क्या ध्यान रखना है? आगे से ये हमको याद रखना है कि किसी के पूछे जाने पर कि लाइट किस तरीके से प्रोपेगेट होती है, लाइट का बिहेवियर कैसा है, वेव फॉर्म में है या पार्टिकल फॉर्म है, तो आंसर है दोनों है। और इसीलिए लेसन का नाम ही था, शुरुआत में आपने देखा होगा, डुअल नेचर। जैसे मोबाइल में डुअल सिम, मोबाइल में डुअल सिम का क्या मतलब होता है
कि दो सिम पड़े हुए। ऐसे ही डुअल नेचर का मतलब दोहरी प्रकृति, हिंदी में इसे हम बोलते हैं द्वैत प्रकृति। तो जो रेडिएशन है, और पूरा नाम क्या था, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, रेडिएशन और मैटर का दोहरी प्रकृति, दोहरी नेचर उसका, डुअल नेचर उसका देखते हैं, द्वैत प्रकृति उसको हमको मिलती है। और अब आप देख रहे हैं, आपको मिल रही है कि जो रेडिएशन है उसके या एनर्जी है या लाइट है, उसके अब दो रूप हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। अब आप मान गए, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम केवल एक ही नेचर मानते हैं, अगर हम बहुत कट्टरपंथी दिखाते हैं कि नहीं हम तो भाई एक ही नेचर मानेंगे, हम वेव नेचर मानेंगे, हम पार्टिकल नेचर नहीं मानेंगे, तो आप क्या नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर आप बहुत कट्टरपंथी दिखाओगे कि हम वेव नेचर मानेंगे लाइट का और हम पार्टिकल नेचर नहीं मानेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, व्यतिकरण और विवर्तन एक्सप्लेन कर दोगे, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव में फंस ही जाओगे। और अगर आप ये करोगे कि नहीं हम पार्टिकल नेचर मानेंगे भाई, अब हम वेव नेचर नहीं मानेंगे, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रकाश विद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन कर दोगे, आप इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, इनमें जाके फंस जाओगे। इसलिए हमारी साइंस ने अब तक ये एक्सेप्ट कर लिया था, सारे वैज्ञानिकों ने अब तक ये एक्सेप्ट कर लिया था, उनकी मजबूरी थी कि जो लाइट होती है उसका दोहरा नेचर है, वेव में भी चलेगा और पार्टिकल में भी चलेगा, ठीक है। अब इसी समय एक दूसरे वैज्ञानिक भी थे जिनको बुक्स में डी ब्रोगली लिखा रहता है, डी ब्रोगली, ये एक वैज्ञानिक थे। बहुत सारे लोग इनके डी ब्रॉय भी बोलते हैं, तो उच्चारण जो इसका होता है, प्रोनाउंसिएशन, वो डी ब्रॉय के नाम से भी आप कर सकते हैं, और आप चाहें तो डी ब्रोगली भी बोल सकते हैं। जब इन्होंने ये सब कुछ देखा तो इन्होंने फिर से एक क्रांति ला दी हमारी फिजिक्स में। अब इन्होंने क्या क्रांति ला दी, उसको गौर से सुनिएगा। इन्होंने क्रांति बेटा ये ला दी कि अभी तक हम क्या देखते थे कि हमारे यूनिवर्स ने, हमारे गॉड ने, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पर भी आपको यकीन है, जिस पर आप भरोसा करते हैं कि हमारे जो गॉड है, हमारा जो नेचर है, ये यूनिवर्स है, ये कितनी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो, पदार्थ और रेडिएशन, मैटर और रेडिएशन। तो मैटर हो, पदार्थ, या रेडिएशन हो, विकिरण, ऊर्जा, ये दोनों ही इस मैं बोल सकता हूं दोनों ही इस नेचर के ही तो बच्चे हैं, दोनों नेचर के ही तो पार्ट हैं, दोनों गॉड ने ही तो बनाए हैं। बात समझ आ रही है आपको कि चाहे वो मैटर हो या रेडिएशन, केवल दो ही चीजों से पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। और ये दोनों चीजें हमने तो नहीं बनाई ना, हमने तो केवल स्टडी किया है इसको, ये दोनों ही चीजें हमने नहीं बनाई, ये दोनों ही चीजें गॉड ने बनाई है, दोनों ही चीजें नेचर ने बनाई है, यूनिवर्स ने बनाई है, हमने नहीं बनाया इसको, हम तो सिर्फ इसकी पढ़ाई करते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें नेचर ने बनाई है, दोनों चीजें गॉड ने बनाई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप भी समझ सकते हैं, अगर दोनों चीजों को गॉड ने बनाया, मैटर को भी, रेडिएशन को भी, ठीक है, तो गॉड ने रेडिएशन को दो नेचर दे दिए हैं, क्योंकि हम मान चुके थे रेडिएशन पे। अब तक कौन कौन से नेचर आप मान चुके हैं, वेव नेचर, पार्टिकल नेचर, दोनों मान रहे कि नहीं मान रहे, अभी हम जिक्र कर रहे थे। तो जरूर ऐसा होना चाहिए क्योंकि दोनों को बनाने वाला सेम है, इसलिए उसने मटेरियल के पास भी ये दोनों नेचर भरे जरूर होंगे, क्योंकि प्रकृति हमेशा, जो नेचर होता है वो हमेशा सिमेट्री को पसंद करता है। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। धूप अगर खिली हुई है, अगर बाहर धूप खिली होती है तो आप खड़े हो जाएंगे और हम वहीं खड़े हो जाएंगे, तो जितनी धूप हमको मिलेगी उतनी आपको मिलेगी। नेचर कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। नेचर लव्स सिमेट्री, नेचर हमेशा सिमेट्री पसंद करता है, वो हमेशा सममितता पसंद करता है, उसको भेदभाव करना नहीं आता। अगर उसको भेदभाव करना नहीं आता तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी आपको पढ़ा रहे थे बार बार कि
नेचर कितनी चीजों से मिलकर बना हुआ है? दो चीजों से। एक बना हुआ है रेडिएशन से मिलकर, एक रेडिएशन है और दूसरा कौन है? मैटर, पदार्थ। ठीक है, रेडिएशन के पास दो नेचर आ चुके हैं अब तक और हम पढ़ रहे हैं, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। सॉरी, रेडिएशन के पास एक नेचर है वेव नेचर और दूसरा नेचर कौन सा है? पार्टिकल नेचर। और अभी आपने बोला कि ठीक है हम ये मानने लगे भैया, अभी आपने माना इसको। ठीक है, तो डी ब्रॉगली का कहना था, डी ब्रॉय का ये बोलना था कि नेचर तो हमेशा क्या पसंद करता है? नेचर को हमेशा सिमेट्री पसंद है, उसको सममितता पसंद है और वो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर बारिश हो रही है, आप अगर खड़े होंगे, मैं खड़ा होऊंगा आपके बगल में, तो जितनी बारिश आप पर पड़ेगी उतनी हम पर पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता हमारे खड़े हो जाने पर नेचर हमको बारिश ही नहीं देगा हमारे ऊपर, ऐसा नहीं हो सकता। नेचर हमेशा सिमेट्री पसंद करता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि नेचर ने अपने एक बच्चे को दोनों प्रकृति दे दी है और नेचर अपने एक बच्चे को दोनों प्रकृति नहीं देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो डी ब्रॉगली के मुताबिक मैटर के पास भी दोनों नेचर होने चाहिए। इसका मतलब मैटर के पास भी वेव नेचर होना चाहिए और मैटर के पास भी पार्टिकल नेचर होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? अब देखिए, दोनों में हमें पहले किस नेचर पर विश्वास था? रेडिएशन का पहले हम माना करते थे कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। लेकिन अब हम मानने पर मजबूर हो गए कि इसका नेचर कैसा है, तो अब हम पार्टिकल भी मानते हैं। मैटर का पहले कौन सा नेचर माना जाता था? पार्टिकल, क्योंकि मैटर पदार्थ तो कणों से मिलकर बना होता है ना। तो मैटर का पहले नेचर जो हम माना करते थे वो कौन सा था? पार्टिकल। लेकिन डी ब्रॉय के मुताबिक अब उसमें ये वाली नेचर भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो हम ये कह देंगे कि प्रकृति भेदभाव करती है फिर तो, जबकि ऐसा आज तक देखा नहीं गया कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव करे। अगर ऐसा हो गया कि नेचर ने रेडिएशन को दो रूप दिए हैं तो मैटर को भी दो रूप दिए होंगे। हम केवल उसका ये रूप देखते हैं, आज ये रूप हम नहीं समझ रहे, उसका नहीं दिखाई देता हमको, हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उतनी बड़ी स्टडी हम नहीं कर पा रहे हैं अभी, हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा कहोगे कि नहीं, नेचर ने इसको दोनों पार्ट दिए, दोनों रूप दिए और इसको एक रूप दिया है, तो फिर तो हमसे ये भी मैं कह दूंगा कि नेचर क्या करता है? नेचर पार्शियलिटी करता है, नेचर भेदभाव करता है, और आपको मानना पड़ेगा। फिर तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन धूप खिलेगी और दोनों अगल बगल खड़े होंगे, हम और आप पर लगेगी, मुझ पर नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि नेचर भेदभाव करता है। बारिश हो रही होगी, दोनों अगल बगल खड़े होंगे, आप पर गिरेगी, मुझ पर बारिश नहीं गिरेगी। मैं बोल सकता हूं और आपको मानना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं मानते, आप ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, तो फिर इसको मानो कि नेचर लव्स सिमेट्री, कि नेचर को सममितता पसंद है और उसने पदार्थ को, पार्टिकल नेचर हम अब तक देखते थे, कण होता था, कण को फेंकते थे, पत्थर फेंकते थे, बॉल फेंकते थे, पार्टिकल चलता था, इसका नेचर हम ये वाला देखते थे। लेकिन मैटर के पास वेव नेचर भी होना चाहिए। हो सकता है अभी हम इतनी गहराई तक नहीं पढ़ पाए हैं, नेचर को नहीं जान पाए हैं कि उसका वेव नेचर हमें नहीं दिखा, हो सकता है। ठीक है, अब इतनी बड़ी बात थी, इसने फिर से हमारे पढ़ाई की दिशा बदली एक बार, और इतिहास में साइंस का जो हमारा हिस्ट्री था, फिजिक्स का, एक बार फिर से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया कि अब आप नकार नहीं सकते, आप किसी को नकार नहीं सकते, और आखिरी में आपको मानना ही पड़ेगा कि मैटर के पास भी कौन सा नेचर होता है? वेव नेचर। इसका मतलब ये था, मान गए भाई, अब हम मान गए कि मैटर के पास भी कौन सा नेचर है? वेव नेचर। इसका मतलब तो ये था
सीधे ये बोलना, इसका मतलब यही हुआ कि जब मान ही गए हो आप, तो अब ये भी मानो कि अब जब किसी पत्थर को उठाते हो और उठा के ऐसा थ्रो करते हो, उसको पत्थर को उठा के जब फेंकते हो तो ऐसा गोली जैसे नहीं जाता, तरंग जैसे जाता है। मानो फिर अब, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय ने बोला कि अगर किसी भी पार्टिकल को आप ऐसा फेंकते हैं तो वो गोली जैसे नहीं जाता, वो एक वेव जैसे जाता है। और बस इसके आगे की स्टडी स्टार्ट हो गई फिर हमारी, ठीक है। तो ये डी ब्रॉय का सोचना था, ये उन्होंने अपनी, और ये सिर्फ क्या थी, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जिसे हम अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना, इसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे, परिकल्पना। परिकल्पना क्या चीज होती है? परिकल्पना वो चीज होती है जिसे हम सोचते हैं लेकिन हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं होता। लेकिन हाइपोथेसिस ये थी, पर इतनी प्रबल थी, इतनी स्ट्रांग थी कि हम नकार ही नहीं पा रहे थे इसको। क्या कहते हैं आप दोनों में कोई बात नहीं कर सकते थे। तो डी ब्रॉय ने जब ये बोला, उसके आगे भी उन्होंने अपनी बातें बताई फिर कि आप जब किसी पदार्थ को, जब किसी पार्टिकल को आप ऐसा फेंकेंगे, तो उन्होंने कैसे बताया कि कैसे चलेगा वो वेव जैसे, या जो भी होगा उसके साथ क्या होगा, वो चीजें उन्होंने बताई। वो मैं आपको क्लियर करता हूं। उन्होंने ये बोला कि जब पार्टिकल आप फेंकेंगे, पत्थर फेंके, बॉल फेंके, ये सब तरीके के पार्टिकल के लिए लागू रहेगा। आप चाहे बॉल फेंकते हैं या पत्थर फेंकते हैं, तो जब आप कोई पत्थर उठा के ऐसा थ्रो करते हैं तो जैसे ही वो पत्थर आपके हाथ से छूटेगा, हाँ एक चीज और मैं आपको बताऊं, उनका ये भी मानना था कि जैसे अभी मैं रेडिएशन की बात कर रहा था कि रेडिएशन कितने प्रकार के नेचर शो करता है, 2 प्रकार के, कौन कौन सा, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो यहां पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, कि हमें कैसे पता चलेगा। देखो मैं डी ब्रॉय को 2 मिनट के लिए रोकता हूं, यहां रेडिएशन में वापस आता हूं, एक चीज मैं भूल गया, उसको बताना चाहता हूं मैं आपको। अब रेडिएशन में क्या मान चुके हैं आप कि 2 उसके रूप हैं, वेव और पार्टिकल, क्लियर। अब आप ये मुझसे पूछ सकते थे कि सर जब रेडिएशन चलेगा तो हमको ये तो आपने बता दिया कि वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, हम कब उसका वेव नेचर माने और कब उसका पार्टिकल नेचर माने? हम कैसे जानेंगे कि इस वक्त वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है? हम कब समझेंगे कि इस वक्त वो वेव नेचर की तरह बिहेव कर रहा है? बात समझ रहे? तो अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूं, गौर से ये 2 बातें सुनिएगा। पहली, उन्होंने बोला, पहला, जब उसका कोई भी इफेक्ट, लाइट का, रेडिएशन का, एनर्जी का कोई भी इफेक्ट उसके चलने से अगर आपको दिखता है तो उस वक्त उसका नेचर वेव नेचर होगा। और अगर कोई उसका इफेक्ट टक्कर की वजह से दिखता है, उस समय वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट या जो घटनाएं ऐसी हैं, लाइट की जो भी घटनाएं, लाइट के जो भी कैरेक्टर्स, लाइट की जो भी प्रॉपर्टीज उसके चलने से केवल हमको दिखें, उनमें मान लेना कि लाइट कैसे चलता था, तरंग की तरह, वेव की तरह चलती है। और जो प्रैक्टिकल, जो एक्सपेरिमेंट या जो घटनाएं टक्कर की वजह से दिखती हैं आपको, उनमें मान लेना कि वो किस तरह बिहेव करता है, पार्टिकल की तरह। अब देखिए, दोनों बातें क्लियर हुई आपको। तो जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव हुआ तो इसमें चलने का इफेक्ट मिलता था कि सरफेस से टकराने का इफेक्ट मिलता था? सरफेस से टकराने का इफेक्ट मिलता था। लाइट टकराती थी, इलेक्ट्रॉन निकलता था। तो इसीलिए हमने इसमें कैसा माना इसको, पार्टिकल। और व्यतिकरण और विवर्तन में याद करिए जरा, व्यतिकरण और विवर्तन में तो दोनों तरंगें ऐसे चल के जाती थी, और जाती थी रास्ते में ही अध्यारोपण करती थी, पर्दे पर फ्रिंजेस बना देती थी। तो यहां टक्कर का इफेक्ट नहीं था, या उनके गति का इफेक्ट था, उनके प्रोपेगेशन का इफेक्ट था, उनके चलने का इफेक्ट था। इसलिए यहां पर लाइट को कैसा माना गया, वेव माना गया। अब आपको समझ में आया कि लाइट को, रेडिएशन को, एनर्जी को कब आप वेव फॉर्म में यूज करोगे, मानोगे, और कब उसका पार्टिकल फॉर्म मानोगे? बताइए। वेव फॉर्म कब मानी जाएगी? जब उसकी कोई भी घटना हमें दिखेगी बिना टक्कर वाली, उसके केवल रास्ते में चलती है, अध्यारोपण हुआ, उससे कोई इफेक्ट दिखता है,
तो उस वक्त लाइट को कैसा मानेंगे आप? वेव नेचर। और अगर लाइट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी आपको व्याख्या करनी है, ऐसी गुण को एक्सप्लेन करना है जो टक्कर की वजह से उत्पन्न होता है, जो टक्कर से इफेक्ट आपको दिखता है, अगर ऐसे गुण को एक्सप्लेन करना है तो लाइट को कैसा मानिएगा? पार्टिकल नेचर। क्लियर? ओके, अगेन वी वांट टू रिटर्न बैक टू डी ब्रॉगली कि उन्होंने अब तक ये बता दिया कि मैटर के पास क्या होना चाहिए? वेव नेचर। तो उन्होंने ये बताया कि अगर किसी पत्थर को आप ऐसा थ्रो करते हो तो जैसे ही वो पत्थर आपके हाथ से छूटता है, आप हाथ में पकड़े हुए हैं, अब आप इसको फेंकोगे तो जब तक ये आपके हाथ में तब तक तो कोई बात नहीं, जैसे ही एक बार आपके हाथ से छूटा और हवा में आया, उसके साथ एक चारों तरफ, उसके चारों तरफ, पत्थर के एक तरफ नहीं, चारों तरफ तरंगों का एक पैकेट जैसा बन जाता है, तरंगों का एक बंडल जैसे, तरंगों का एक पैकेट जैसे बन जाता है। और तरंगों का वो पैकेट ही उस पत्थर की गति को कंट्रोल करता है। अब जैसे हमने पत्थर फेंका तो पत्थर जैसे हमारे हाथ से छूटा, ये पत्थर स्टोन, इसके चारों तरफ तरंगों का एक पैकेट बन गया। अब वो पत्थर भी आगे बढ़ता जाता है और ये वेव भी ऐसे आगे बढ़ते चली जाती है और मीडियम में ऐसे जा रही है। ये जब जाके पत्थर कहीं टकरा जाएगा, उसका वेग खत्म हो जाएगा, वेव खत्म हो जाएगी, उसकी स्पीड खत्म, वेव खत्म। ये उनका मानना था। और क्योंकि इसके चारों तरफ एक तरंग अटैच हो गई, इससे एक तरंग संबद्ध हो गई, तो उस तरंग की अपनी एक तरंग दैर्ध्य भी होगी। भाई अब तो ये बात आ गई ना कि अगर उसमें वेव के रूप में चलता है तो उसकी अपनी कोई ना कोई तो वेवलेंथ होगी, उसकी अपनी कोई ना कोई तरंग दैर्ध्य होगी। कितनी होगी, ये वो सब बातें आगे फिर आना शुरू हो गई। लेकिन डी ब्रॉगली या डी ब्रॉय का मानना क्या था कि जब भी कोई पार्टिकल, जब भी कोई पत्थर या बॉल आप थ्रो करते हैं, आप खेल खेलते रहते हैं, तो खेल खेलने में आप बॉल फेंकते हैं, कभी आप पत्थर एक जगह से दूसरी जगह फेंकते हैं, तो अब आपको ये मानना ही है कि पत्थर जब हम फेंकेंगे, जैसे ही आपके हाथ से छूटेगा, उस पत्थर के चारों तरफ तरंग का एक पैकेट बन जाएगा और पत्थर उस पैकेट के भीतर कहीं रहेगा। अब तरंगों का वो जो पैकेट बनेगा, वो पैकेट ही उस पत्थर की गति को कंट्रोल करेगा। तो पत्थर की गति को अब कौन कंट्रोल करेगा? वो वेव कंट्रोल करेगी। जो चारों तरफ वेव्स का एक बंडल बन चुका है, वेव्स का एक पैकेट बन चुका है, और उसी के अंदर पत्थर रहेगा और पूरी वेव ऐसे ऐसे आगे बढ़ती चली जाएगी। इस वाली, अब देखिए, डी ब्रॉगली ने यह भी बोला कि अगर आप वो तरंग का जो पैकेट बनेगा, तरंग के उस पैकेट के भीतर अगर आप ये देखने का प्रयास करेंगे कि पत्थर की लोकेशन क्या है, पत्थर की स्थिति क्या है, तो वो बोले वो हम नहीं जानते। अगर पत्थर जा रहा है तो उसके पास द्रव्यमान है, उसके पास वेग है, उसका संवेग क्या होगा, उन्होंने बोला ये भी हम नहीं जानते। हम तो बस इतना जानते हैं कि जब भी आप किसी स्टोन को, किसी पार्टिकल को थ्रो करोगे, उसके चारों तरफ उसके साथ तरंगों का एक गुच्छा, एक बंडल, एक पैकेट अटैच हो जाया करेगा और तरंगों का वो पैकेट ही उस पार्टिकल की गति को नियंत्रित करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। उस बंडल के भीतर, वेव के भीतर पार्टिकल की लोकेशन क्या है? अनसर्टेन, अनिश्चित, हम नहीं जानते। उस तरंग के गुच्छे के भीतर, बंडल के भीतर, पैकेट के भीतर जो पार्टिकल गति कर रहा है, उसका संवेग कितना है? उन्होंने बोला अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स अनिश्चित, हम नहीं जानते। और इन्हीं दोनों चीजों की अनिश्चितता हाइजेनबर्ग ने बाद में उसको बताया, उसके बारे में, जिसका रूल आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। पढ़ा है केमिस्ट्री में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, ऐसा कुछ होता है? नहीं आया? आया था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये दो चीजों के बारे में बाद में डी ब्रॉय तो नहीं बताए, लेकिन बाद में इन दो चीजों की अनसर्टेनिटी के बारे में फिर हाइजेनबर्ग ने बताया, और वो रूल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ बातें समझ आ रही हैं हमारी आपको कि जब आप किसी भी स्टोन को फेंकेंगे तो जैसे ही वो आपके हाथ से छूटेगा, उसके चारों तरफ तरंगों का एक पैकेट बन जाएगा
पत्थर उसके भीतर ही कहीं होगा, कहां होगा हमें नहीं पता। उसका संवेग कितना होगा, होगा तो क्योंकि द्रव्यमान है और वेग है तो मोमेंटम तो होगा, लेकिन हम नहीं बता सकते कि उसका मोमेंटम कितना होगा। ये दो चीजें हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके साथ एक तरंग का एक गुच्छा अटैच हो जाएगा और जब पत्थर ऐसे चलेगा तो वो तरंग का पैकेट भी उसके साथ साथ चलेगा, आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार की तरंग का उन्होंने एक नाम भी रखा, इस प्रकार की तरंग का एक नाम रखा उन्होंने, और ये नाम रखा गया द्रव्य तरंगें। क्या नाम रखा गया? द्रव्य तरंगें। और इसका अंग्रेजी नाम है मैटर वेव्स। क्यों? क्योंकि ये किसके चलने से पैदा हो रही हैं? मैटर के चलने से पैदा हो रही हैं, इसलिए इनका नाम क्या है? मैटर वेव्स। देखो मैं एक बार फिर से आपको पुरानी पढ़ाई पे ले चलना चाहता हूं। क्लास 11th याद करिए थोड़ा सा आप जरा। क्लास 11th में भी हम दो तरीके की तरंगों के बारे में पढ़ के आए हैं। कौन कौन सी दो तरंगे? एक तरंग वो होती, मेनली जब तरंग को कैटेगराइज किया गया तो दो भागों में किया। एक वो तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत थी, और एक वो तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं थी। बात समझ में आई आपको? कौन सी दो तरंगे थी? उनमें एक तरंग आई जिनका नाम था साउंड वेव्स, और एक तरंगे थी जिनका नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत थी, इनको चलने के लिए मीडियम चाहिए, लेकिन इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। ये आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, तो आपने अभी भी पढ़ा हुआ है क्लास 12th में भी। इनमें जो होते हैं ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र आगे बढ़ते हैं, तो इनमें ये होते हैं। और साउंड वेव्स को माध्यम चाहिए, इनको माध्यम नहीं चाहिए। लेकिन दोनों का डिफरेंस मैं आपको बताना चाहता हूं। साउंड वेव्स को बोलते थे, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान से बेटा सारी चीजें आप सुनते जाइए। साउंड वेव्स के बारे में सुनिए। साउंड वेव्स को माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह तक जा नहीं सकती। अगर ये बिना माध्यम के एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा सकती, इसका मतलब इनको मीडियम चाहिए, इनको मटेरियल चाहिए। इसीलिए इन तरंगों का नाम हमने क्या रखा था? मैटेरियल वेव, पदार्थिक तरंगें। ठीक है? और इन तरंगों का नाम, इनको मीडियम चाहिए ही नहीं, इनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आगे चलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर से साउंड वेव्स को चलने के लिए मीडियम चाहिए, और इसमें मीडियम चाहिए मीडियम, लेकिन मीडियम जाएगा नहीं आगे, चलेगी ऊर्जा और संवेग। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा कौन? एनर्जी। मटेरियल जाना नहीं है, पर मटेरियल चाहिए हमको, बिना मटेरियल ये चल नहीं सकती। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को आप? फिर से, साउंड वेव्स को मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर चाहिए तो क्या मटेरियल आगे जाएगा? मटेरियल जाएगा नहीं, लेकिन बिना मटेरियल के ये चल नहीं सकते। तो अगर मटेरियल नहीं आगे जाएगा तो आगे कौन जाएगा? एनर्जी जाएगी। लेकिन बिना मटेरियल के इनका प्रोपेगेशन पॉसिबल नहीं है। अब एक वेव दूसरी वेव कौन सी बन गई? द्रव्य तरंगे। अंग्रेजी में इसका नाम क्या रखा गया? मैटर वेव्स। ये पदार्थिक तरंगे हैं। मैं आपको यह क्लियर करना चाहता हूं कि इन तरंगों में जिनका नाम मटेरियल वेव है और जिनका नाम मैटर वेव है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अदरवाइज आप दोनों को एक दूसरे में मिला दोगे। तो मटेरियल वेव तो आप समझ गए, अब मैटर वेव समझिए। मैटर वेव्स अभी मैंने बताया। मैटर वेव कब बनती हैं? जब एक पार्टिकल, एक पत्थर को, एक मैटर को आप ऐसा फेंकते हो। जब मैटर फेंकते हो तो उसके चारों तरफ तरंगों का पैकेट अटैच हो जाता है। उन तरंगों को ही हम क्या बोलते हैं? द्रव्य तरंगे। इसको आप ध्यान से देखिए, इसमें भी पदार्थ की जरूरत थी, इसमें भी मटेरियल जरूरत है। इसमें मटेरियल नहीं चलता था, इसमें खुद मटेरियल चल के जाता है। पत्थर पूरा का पूरा चल के जाता है, इसमें मटेरियल चल के नहीं जाता था। मटेरियल जरूरत थी, पर चलती कौन थी? एनर्जी।
और इसमें मटेरियल की जरूरत है, और चलेगा कौन? मटेरियल चल के जाएगा। तो क्या आपको इन दोनों का डिफरेंस क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया अंतर इनका? पक्का बिल्कुल? ओके, एंड आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये चीज। तो बताएं, फिर से मुझे एक बार बता दें, साउंड वेव्स का नाम बताइए। मटेरियल वेव्स। साउंड वेव्स किस प्रकार की वेव है? मटेरियल वेव्स। इनको मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो मटेरियल चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चलेगी? एनर्जी चलेगी केवल। ठीक है। अच्छा, मैटर वेव्स, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? द्रव्य तरंगे। इनको मटेरियल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। मटेरियल चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो इनको भी मटेरियल चाहिए, इनको भी मटेरियल चाहिए। इनका मटेरियल चलेगा नहीं, इनका मटेरियल चलेगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि आज के बाद मटेरियल वेव्स और मैटर वेव्स दोनों को डिफरेंशिएट करके रखिए मन में। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और यही सारा कुछ किसने बताया? डी ब्रॉय ने बताया, डी ब्रोगली ने बताया, और उसी को हमने यहां पर लिख के रखा हुआ है। तो अब हमने क्या लिखा हुआ है मैं उसको एक बार पढ़ के बताता हूं आपको, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमने लिखा हुआ है, देखो, हम जानते हैं कि प्रकृति केवल दो ही चीजों से बनी है। जो हमने आपको बताया, जो डी ब्रॉय ने बताया, वही हमने पूरा यहां पर नोट कर दिया है। हम जानते हैं कि प्रकृति केवल दो चीजों से बनी है, और आप भी जानते हैं, रेडिएशन और मैटर। डी ब्रोगली के अनुसार, डी ब्रोगली ने जो सबसे उनका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेंटेंस था, जिस पर पूरा का पूरा आगे बढ़ चले हम, वो बस यही था कि नेचर लव्स सिमेट्री। प्रकृति को सममितता पसंद है, उसको भेदभाव पसंद नहीं आता। डी ब्रोगली के अनुसार नेचर लव्स सिमेट्री, अर्थात प्रकृति में सममितता होती है। प्रकृति कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अब उसके आगे की और बात कि यदि विकिरण अर्थात प्रकाश दो प्रकार की प्रकृति, तरंग प्रकृति एवं कण प्रकृति प्रदर्शित करता है, तो पदार्थ यानी कि मैटर, जिसे आप द्रव्य भी कहते हैं, वो भी दो प्रकार की प्रकृति यानी कि कण प्रकृति और तरंग प्रकृति अवश्य प्रदर्शित करेगा। हो ही नहीं सकता कि रेडिएशन को दो नेचर मिल जाए और पार्टिकल मैटर को एक ही नेचर से काम चलाना पड़े। पॉसिबल नहीं है, प्रदर्शित करेगा ही वो। इस प्रकार उन्होंने एक तीसरी प्रकार की तरंग की परिकल्पना की। परिकल्पना, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है अभी मैंने बताया आपको, जिसके बारे में केवल सोचा गया था उस वक्त, उसका कोई प्रमाण नहीं था हमारे पास, लैब में हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था, लेकिन डी ब्रोगली ने सोचा और हम मना भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? अब आप समझते हो। लेकिन मान भी नहीं रहे थे। देखो, हम मना भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इंटरनली 100% हम मान भी नहीं पा रहे थे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होगा। जिसे कौन सी तरंग बोला गया? द्रव्य तरंग कहा गया। तीसरे तरह की तरंग है कि नहीं? पहली दो कौन सी तरंगे पढ़ चुके हैं? पदार्थिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे पहले ही पढ़ चुके हो। आप तीसरे तरह की तरंग पढ़ रहे हो, द्रव्य तरंग। तो तीसरे प्रकार की तरंग है। इस तरंग को डी ब्रोगली तरंग भी कहा जाता है। नॉर्मल बात है, बताया किसने? डी ब्रोगली ने। तो द्रव्य तरंग बोल दो या डी ब्रोगली वेव बोल दो, आप दोनों बातें एक ही हैं। तो क्या सभी बच्चों को ये पोर्शन समझ आ गया? क्लियर? ओके, अब इसमें आते हैं। कभी कभी डी ब्रोगली तरंग की परिभाषा पूछ ली जाती है, द्रव्य तरंगे क्या होती है उसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो बड़े सिंपल शब्दों में डेफिनेशन बनाई गई कि जब एक कण गति करता है, कण मैटर, पत्थर, बॉल, कि जब एक कण गति करता है तो उसके चारों ओर एक तरंग उस कण से संबद्ध हो जाती है। अभी मैंने बताया, तथा यह तरंग ही उस कण की गति को नियंत्रित करती है। यह वेव का पैकेट ही ना, यह उस पार्टिकल की मोशन को कंट्रोल करेगी। इस प्रकार एक गतिमान कण से संबद्ध इस तरंग को, जो कि कण की गति को कंट्रोल करती है, द्रव्य तरंग कहलाती है। नहीं समझ में आया? क्यों भाई? आ गया? अच्छा, अब अगर पार्टिकल, अब हम इतना तो समझ ही चुके कि पत्थर है, पार्टिकल है, कोई भी मैटर है, जब वो चलेगा तो उसके साथ क्या अटैच हो जाया करेगी,
एक तरंग, अगर एक तरंग अटैच हो जाया करेगी तो अब बात यह आई, दूसरे वैज्ञानिकों ने पूछना स्टार्ट किया कि अगर, ठीक है अब हम मानने लगे, लेकिन अगर एक पदार्थ के साथ एक मटेरियल, एक पत्थर चलेगा, उसके साथ अगर वेव अटैच हो जाएगी तो उस वेव की, उस तरंग की जो प्रॉपर्टी होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, कि तरंग में तरंग दैर्ध्य होती है। तो अगर पत्थर के साथ चलने वाली तरंग अटैच हो जाती है, संबद्ध हो जाती है, तो उस तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, उसका कैलकुलेशन करके बताओ कि वो तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। तो उसका इन्होंने कैलकुलेशन बताया, और उन्होंने कैसे, देखो उन्होंने बोला, क्या कहा उन्होंने, जब ये बातें सामने आई कि अगर पदार्थ के साथ तरंग अटैच हो रही है और तरंग में तरंग दैर्ध्य होती है, तो पदार्थ के साथ अटैच होने वाली इस तरंग की तरंग दैर्ध्य बताइए। तो उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में अपनी बात को प्रस्तुत किया। उन्होंने बड़े सिंपल शब्दों में अपनी बात को इस तरह से प्रस्तुत किया। उन्होंने बोला कि अभी हाल ही में आपने बड़ी मेहनत करके फोटोन की तरंग दैर्ध्य निकाली है। क्या निकाली है? फोटोन की तरंग दैर्ध्य निकाली गई है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अभी लास्ट क्लास में ही आप पढ़ रहे थे, फोटोन का संवेग कितना था? P बराबर एच अपॉन लैम्डा, फॉर्मूला बनाया था हमने, याद करिए। याद आया सभी को? नहीं याद आए तो कॉपी में देख लो, पन्ने पलट करके, ठीक है, कि फोटोन का आपने बड़ी मेहनत करके फोटोन का संवेग बनाया था, और वहां से फोटोन की तरंग दैर्ध्य बना सकते हैं हम। तरंग दैर्ध्य का अगर संवेग h अपॉन लैम्डा है तो तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या बनेगा? h अपॉन पी। लैम्डा यहां ले आइए, p को वहां भेज दीजिए, तो फोटोन की तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या बना? h अपॉन पी। इसको मैं लिख देता हूं यहां, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। बताइए फोटोन की तरंग दैर्ध्य का क्या फॉर्मूला बनाया था आपने? h अपॉन पी। यही फॉर्मूला फोटोन की तरंग दैर्ध्य का बनाया। तो उन्होंने बोला जब बड़ी मेहनत करके आपने फोटोन की तरंग दैर्ध्य का सूत्र बना ही लिया है, और फोटोन को मानते क्या हैं आप? फोटोन को क्या मानते हैं? कण। तो पदार्थ भी तो कण की तरह गति करता है, तो ये भी तो कण है, तो जो उसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र बनाया है वही इसका मान लो ना। काहे मेहनत करोगे फालतू की? नहीं समझ आई बात आपको? आया? क्या बताया डी ब्रोगली ने कि आपने बहुत मेहनत करके फोटोन के तरंग दैर्ध्य का सूत्र बना लिया कि नहीं बना लिया? और फोटोन को क्या मान रहे हो आप? फोटोन को पार्टिकल मान रहे हो, रेडिएशन का पार्टिकल नेचर एक्सेप्ट किया है आपने, और फोटोन को आप कण मानते हो। तो अगर फोटोन को आप कण मानते हो, पदार्थ मानते हो, तो पदार्थ के किसी भी कण की तरंग दैर्ध्य का सूत्र यही रख लो ना। फिर इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत की आवश्यकता नहीं है, जरूरत ही नहीं है आपको। तो यही तरंग दैर्ध्य का सूत्र हमने किसके लिए मान लिया? फिर कण के लिए, किसी पदार्थ के कण के लिए। तो मटेरियल द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी क्या माना गया? h अपॉन पी। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य का सूत्र भी यही माना गया। तो आप याद रखें, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। याद रहेगा सभी बच्चों को? ठीक। अगर ये द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का फॉर्मूला है तो इसमें फिर और भी कैलकुलेशन बढ़े। फिर डी ब्रोगली ने, क्योंकि अब हम क्या समझने लगे कि जो मटेरियल होगा, जो पार्टिकल है, जब ये चलेगा तो इसकी एक द्रव्य तरंग बनेगी और उसकी ये तरंग दैर्ध्य का सूत्र बनेगा। तो मैं आपको बताऊं, जो डी ब्रोगली थे उन्होंने एक काम और किया। क्या किया? कि पदार्थ का, बेटा देखिए मैं आपको बार बार वही कह रहा हूं, अब आप समझ गए पदार्थ की तरंग प्रकृति का आर्टिकल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। क्योंकि अब हम क्या मानने लगे कि पदार्थ में पार्टिकल नेचर होता है, पहले मानते थे, लेकिन पदार्थ में तरंग वाला नेचर भी है, अब हम ये मानने लगे, तरंग दैर्ध्य भी होती है। तो हम इस डी ब्रोगली ने एक काम किया कि पदार्थ का, क्या आप बता सकते हैं पदार्थ को प्रदर्शित करने वाला सबसे छोटा कण कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी हाल ही में
किसी लेक्चर में आपको बताया गया है कि द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मटेरियल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को पदार्थ का सबसे छोटा कण मानते हैं। तो अगर पदार्थ को रिप्रेजेंट करने वाला सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके साथ भी तरंग अटैच हो जाएगी। उस तरंग का नाम क्या होगा? द्रव्य तरंग। तो उसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या बनेगा? इलेक्ट्रॉन का। क्योंकि पदार्थ, देखो वो सूत्र ये जो बना, ये फॉर्मूला चाहे आप पत्थर लीजिए, बॉल लीजिए, सबके लिए अलाउ है, सबके लिए यही सूत्र है। लेकिन क्योंकि मटेरियल का सबसे छोटा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बाद परमाणु, अणु सबसे मिलकर मटेरियल बना होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा मटेरियल तो होता नहीं हमारे पास। तो हम उस इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य निकाल के देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी पदार्थ है और पदार्थ से जो तरंग अटैच होगी द्रव्य तरंग, उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होगी जो इलेक्ट्रॉन से अटैच हुआ करेगी। तो हमने अगला आर्टिकल बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य। क्या ये आर्टिकल समझ में आया? हम क्या निकालना चाहते हैं? बताइए, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? बोलो। इलेक्ट्रॉन क्या है बताओ? सबसे छोटा पार्टिकल जो पदार्थ को प्रदर्शित करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसके चारों ओर द्रव्य तरंग आ जाएगी। हम उस द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालना चाहते हैं। तो हेडिंग क्या बनी हमारी? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य। ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा। बिना चलाए तो नहीं हो सकता ना कुछ, आपको इलेक्ट्रॉन को चलाना पड़ेगा। और देखिए एक चीज मैं बताऊं, यहां से एक बात और मैं यहां पर भूला हूं, उसको भी देखिए। क्योंकि ये द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य है और द्रव्य तरंगों में गति कौन करता है? पार्टिकल, पदार्थ। अगर पार्टिकल गति करता है तो पार्टिकल के पास तो द्रव्यमान होता है। अगर पार्टिकल के पास द्रव्यमान है, उसके पास वेग है, तो उसका संवेग कितना होगा? बताइए। संवेग के दो प्रकार के सूत्र पढ़ाए हमने आपको, एक m/v और एक सूत्र पढ़ाए एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। ये मटेरियल की मैं बात कर रहा हूं उतनी देर से। यहां पर कौन सा फॉर्मूला संवेग का लगेगा? m/v वाला या एनर्जी अपॉन वेलोसिटी वाला? m/v वाला। अरे एनर्जी अपॉन वेलोसिटी का फॉर्मूला संवेग का है किसके लिए? रेडिएशन के लिए था ना। जिसके पास, मैंने कल भी बोला आपको, जिसके पास द्रव्यमान होगा उसके संवेग का सूत्र m/v, और जिसके पास द्रव्यमान नहीं होगा उसके लिए एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो ये क्या है बताओ? ये तो पार्टिकल है, पदार्थ है, और पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है। तो पदार्थ के लिए संवेग का सूत्र क्या यूज करोगे? m/v। तो P का सूत्र क्या लगाया जाएगा? m/v। अभी भी नहीं समझ आया? बताएं। जिन चीजों के पास द्रव्यमान होगा उनके संवेग का सूत्र m/v, और जिन चीजों के पास द्रव्यमान नहीं होगा, एनर्जी और वेग होगा, एनर्जी अपॉन वेलोसिटी लगाएंगे। भूल जाते हैं बड़ी जल्दी आप लोग भाई। तो ये सूत्र किसके लिए लगा करेगा? संवेग का जो m/v का फॉर्मूला है, ये हम मैटर वेव्स के लिए यूज करा करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को फाइंड आउट करना है हमको। उसके लिए इलेक्ट्रॉन मुझे चलाना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन अब से तो चलेगा नहीं, तो उसको चलाने के लिए मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। ध्यान से देखिएगा। उसके लिए एक प्लेट मैंने यहां पर लगा दी और एक प्लेट मैंने यहां लगा दी। बेटा गौर कीजिए, एक प्लेट ये लगाई मैंने, एक मेटेलिक प्लेट ये लगा दी। इस प्लेट पर मैंने दे दिया नेगेटिव पोटेंशियल और इस प्लेट को मैंने कैसा पोटेंशियल दे दिया? पॉजिटिव पोटेंशियल। और दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी तरह से हमने V वोल्ट का विभवांतर आरोपित कर दिया। कितने वोल्ट का विभवांतर? कैपिटल V वोल्ट का विभवांतर हमने आरोपित कर दिया, ऐसा मान लीजिए आप। तो दोनों प्लेट्स के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? दोनों प्लेट्स के बीच V पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस मींस विभवांतर। दोनों प्लेटों के बीच V के बराबर विभवांतर लगा दिया हमने। तो ये याद रखें कि ये V इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी
नहीं है, इन दोनों प्लेटों के बीच आरोपित विभवांतर है। तो हमने प्लेटों के बीच कितना विभवांतर आरोपित किया? प्लेटों के बीच आरोपित विभवांतर, प्लेटों के बीच विभवांतर हमने आरोपित किया कैपिटल V के बराबर, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ दिया, एक इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ दिया हमने। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां छोड़ दिया हमने, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है? +2 माइनस की -2 प्लस? +2 माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगी और इलेक्ट्रॉन हमेशा वैद्युत क्षेत्र के अपोजिट मूव करता है, तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेगा? इधर की तरफ। ये ऐसा गति करना स्टार्ट कर देगा। बात समझ आई कुछ आपको? मान लिया कि इसकी गति का वेग कितना है? v। इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है m। अब ये ऐसे गति करेगा तो इसके पास कोई ना कोई क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। बात समझ में आई? अगर इसके पास गतिज ऊर्जा आ जाएगी, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि आपने दोनों प्लेटों के बीच कितना विभवांतर लगाया है? कैपिटल V। E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? E। आपने V वोल्ट का विभवांतर लगाया और इलेक्ट्रॉन के पास E आवेश है, तो जब E आवेश फिर से Q आवेश वाले कण को V वोल्ट का विभवांतर लगाते हैं तो उसके पास कितनी ऊर्जा आती है? Q इंटू V। अभी हाल ही में जिक्र भी हो रहा था एक दिन कि अगर Q आवेश का पार्टिकल है और उसको V वोल्ट विभवांतर लगा के एक्सिलरेट करते हैं, उसको त्वरित करते हैं, तो उसके पास कितनी ऊर्जा आ जाती है? Q इंटू V। अब ये E आवेश का पार्टिकल है, E चार्ज है इसका, और V वोल्ट का विभवांतर आपने लगाया है, तो कितनी ऊर्जा इसके पास आ जाएगी? E इंटू V। ये E इंटू V इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो ये ऐसे भागना शुरू कर देगा, तो वही E इंटू V इसकी गतिज ऊर्जा बन जाएगी। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है। फिर से सोचकर बताइए, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V वोल्ट का विभवांतर लगाया, तो E इंटू V उसकी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे जैसे ही आप, तो वो गति करेगा और उस समय E इंटू V ही उसकी कौन सी ऊर्जा बन जाएगी? उसकी गतिज ऊर्जा बन जाएगी। समझ में आया? तो इस सिचुएशन पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बताएं कितनी हुई? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बनेगी E इंटू कैपिटल V। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, वेलोसिटी नहीं है। याद रखिएगा, मैंने ऊपर इसमें लिख के रखा हुआ है। इतनी उसके पास क्या आ जाएगी? गतिज ऊर्जा। क्या आप में से किसी को याद है गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता था? गतिज ऊर्जा और संवेग का संबंध, इसलिए इलेक्ट्रॉन का संवेग P इज इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन का संवेग, संवेग और गतिज ऊर्जा में एक रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू √2m_k। क्लास 11th में ये पॉइंट आपको बताया गया है कि अगर किसी पार्टिकल की गतिज ऊर्जा k है और उसका संवेग p है, तो उसका फॉर्मूला होता है p बराबर √2m×k। तो हम इलेक्ट्रॉन का संवेग निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन का संवेग क्यों चाहिए आपको? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य निकालनी है, लैम्डा चाहिए, तो आपको h और p चाहिए। p चाहिए मतलब h तो कांस्टेंट है, p चाहिए मतलब संवेग चाहिए, इसलिए हम संवेग निकाल रहे हैं। तो संवेग और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है? √2m_k। अब k की जगह पर हमको क्या लिखना पड़ा? 2me इंटू V। कैपिटल V क्या है? विभवांतर। ठीक है, ये हमने क्या निकाल लिया बेटा? संवेग किसका? इलेक्ट्रॉन का संवेग निकाल लिया। ठीक है, अब जब संवेग निकल के आ गया है तो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य भी आप निकाल सकते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध
इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? H/P। Therefore lambda is equal to H/P. What is the value of P? Under root 2me into V. Under root 2me into V। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया। ये किसका फॉर्मूला है बताइए? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य का सूत्र है ये। अब अगर इसका सूत्र है, इसमें आप जो राशियां देख रहे हैं जैसे H, M और E। H क्या है बताइए? प्लांक नियतांक, पहचानते सबको हैं आप, इसलिए हम लिखेंगे नहीं। इसकी वैल्यू होती है 6.63, 6.62 भी लिखते हैं कभी कभी, इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है और इसका नाम क्या है? प्लैंक नियतांक। M क्या है यहां पर बता सकते हैं आप? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या वैल्यू होती है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इसकी क्या वैल्यू होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो अगर हम H, M और E, इसमें आई हुई 4 राशियां हैं H, M, E, V, हम 3 का तो मान ही जानते हैं ना, तो उन तीनों की वैल्यूज आप अप्लाई कर दो। जैसे ही रखोगे और फिर कैलकुलेट करोगे, तो मैं कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा करके, आप कर लीजिएगा। तो H, M, E जब सारी की सारी वैल्यूज लिख दोगे, ये सब कुछ सॉल्व होके एक वैल्यू बनेगी, दैट विल बी 12.27 अपॉन अंडर रूट V एंगस्ट्रॉम। ये तरंग दैर्ध्य का मान बनेगा। सॉरी। और बेटा अब आप क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंग की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य है, उसका मान किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। देखो वोल्टेज पर कैसे कि गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वेग पर। और वेग किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज पर। ठीक है, तो वोल्टेज बढ़ाएंगे हम तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी संवेग बढ़ेगा, और संवेग बढ़ेगा तो वेवलेंथ का क्या होगा? कम हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये वोल्टेज है और ये एक फाइनल फॉर्मूला बना आपके तरंग दैर्ध्य का, द्रव्य तरंग की, वो भी इलेक्ट्रॉन से जो अटैच वेव होगी उसकी तरंग दैर्ध्य का सूत्र बनेगा। अब आप ये प्लीज मुझे बताएं, क्या ये सारा का सारी चीजें आज आपको समझ में नहीं आई? आ गया समझ में? तो प्लीज आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे, हम आपको बताएंगे। अब देखिए, आप ये कर सकते हैं कि जब पत्थर चलेगा उसके साथ जो वेव अटैच हो जाती है, तो अगर तरंग की तरह पत्थर चलता है तो ऐसे चलता होगा, लेकिन हमको तो आज तक नहीं दिखा। हमको क्यों नहीं दिखा? तो ये भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अब इसका जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। और ये सब क्या है? ये सब अभी डी ब्रोगली की क्या चीज है? परिकल्पना। ये सिर्फ एक सोची समझी बात है, जो लिखा गया, उसको बताया गया, उसको बनाया गया। अभी इसका कोई प्रूफ हमारे पास नहीं है। अब देखते हैं, कोई प्रूफ करेगा तो हम मानेंगे, नहीं तो अभी मन से तो नहीं लगता है कि इसको माना जाएगा। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स में अपनी इतना रखेंगे, आगे और पढ़ाई करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ओके, थैंक यू।